बिहार सेन नेटवर्क के दर्शकों, श्रोताओं, प्रशंसकों का स्वागत है। श्रीकांत शर्मा का नमस्कार। पुस्तक का बिहार गरीबी संघर्ष समस्या के लेखक डॉक्टर NP सेन ने बिहार की गरीबी को बहुत सारे पॉइंट से जोड़ा है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स तलाश किए हैं जिनसे वहाँ की गरीबी दूर हो पाने में बहुत कठिनाई पैदा हो रही है। इसी में एक फैक्टर है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। अध्यात्म को गरीबी से बिहार में जिस प्रकार से जोड़ा गया है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर सेन, जैसे मैंने कहा कि आपने अपनी पुस्तक बिहार गरीबी संघर्ष समस्या, इसमें एक चैप्टर में आपने दिया बिहार स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स कनेक्शन विद पर कैपिटा इनकम। मतलब वहाँ की जो जनता है उसकी आय अध्यात्म से जुड़ी है, ये कैसे? शर्मा जी, इस किताब को जो पहली वॉल्यूम है समस्या आइडेंटिफाई करने की है कि हम जानना चाहते हैं कि गरीबी जो है उसकी समस्या क्या क्या है। यदि समस्या को हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर लें तब सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। यदि हम उसको इनकरेक्टली आइडेंटिफाई कर लें तो हमारा हो सकता है सॉल्यूशन गलत हो जाए। इसलिए इसमें जितने प्रोबेबल सॉल्यूशन रीजन्स हो सकते हैं उस सारे रीजन को हमने इस किताब में लिखने की कोशिश की, जिसमें से एक रीजन अध्यात्म है। जैसे बिहार शुरू से रिलीजियस जगह रहा है, जहाँ पर राम जी का हुआ, फिर सीता जी का जन्म भी उसी वहीं जगह हुआ, शादी हुई, तो अयोध्या पास में ही था, प्लस द्वापर में भी वैसे ही था, प्लस बुद्धा का जन्म भी वहीं हुआ और बुद्धा का ज्ञान वहीं हुआ। नेपाल में बुद्धा का जन्म हुआ था। जो जैन धर्म के प्रवर्तक है वहाँ महावीर जी स्वामी जी, उनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था और उनका निवारण भी बिहार में ही हुआ था, पावरपुरी में। इन सब लोगों का प्रभाव बहुत है बिहार की जनता पर। जैसे बुद्धिज्म का प्रभाव जितना बिहार पर है उतना बंगाल पर नहीं है। बुद्धिज्म का प्रभाव उतना तमिलनाडु में नहीं है। बुद्धिज्म का प्रभाव जितना पंजाब में नहीं है। और गुरु 10th गुरु जो है सिखों के, जिनका जन्म पटना में हुआ था, उनका प्रभाव जितना पंजाब में है उतना बिहार में नहीं है। तो ये दुनिया के जितने धर्म हैं वो दुनिया के दो ही देश में पैदा हुए हैं। एक तो है इंडिया, और उसमें भी इंडिया में बिहार और यूपी के आसपास के जगहों में। दूसरा है इजराइल, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी, ज्यूइज्म, मुस्लिम, ये तीनों रिलीजन का जन्म हुआ। और बिहार में उसी तरह से हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सारे का जन्म बिहार इंडिया में हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी जिज्ञासा इस बात पे है कि गरीबी बिहार में आम जनता जो झेल रही है उसका अध्यात्म से क्या संबंध है? अध्यात्म का कहाँ जन्म हुआ, हम वो बात आगे कर सकते हैं, लेकिन इस समय तो ये जानना चाहते हैं कि गरीबी किस प्रकार से अध्यात्म से जुड़ी हुई। अब ठीक है, आपका प्रश्न सही है और हमारा भी दिमाग में ये है कि अध्यात्म से संबंध है या नहीं। समस्या में हम ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एलिमिनेट करने से पहले इसको एग्जामिन कर लें कि है या नहीं। एक बहुत सी सिंपल बात है, दुनिया को देख लें वेस्ट और ईस्ट, तो वेस्ट ज़्यादा रिचर है ईस्ट से। आप जैसे देखें रसिया का भी वेस्ट एंड ईस्ट में बहुत अंतर है। यूरोप के भी ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप के बीच में बहुत अंतर है। अमेरिका के भी ईस्टर्न अमेरिका एंड वेस्टर्न अमेरिका के बीच में बहुत अंतर है इकोनॉमिकली। उसी तरह से इंडिया और इंडिया ईस्ट है, लेकिन इससे फर्दर ईस्ट चले जाइए तो जापान और इंडिया में बहुत अंतर है।
तो ये अंतर क्यों है? ये अंतर हमारे संबंध से, इसका लोगों के सोच पर है, और लोगों का सोच अध्यात्म से आया है। अब जैसे आपने नाम सुना होगा, सीता जी का दूसरा नाम विदेही है। विदेही नाम कहाँ से आया? उनके पिताजी जनक जी जो थे उनको विदेह कहते थे। विदेह का मतलब क्या हुआ? विदेह का मतलब ये हुआ कि शरीर में दिमाग ही काम करता है, शरीर बेकार है। तो जनक जी को कहा जाता था कि उनके यदि हाथ में आग भी लग जाए तो उनको समझ में नहीं आता था कि कुछ हाथ में कुछ गड़बड़ हुआ है या नहीं हुआ। तो दिमाग ही जरूरी है, और वो चीज़ लेके विदेही, इसलिए सीता जी का नाम विदेही भी पड़ा क्योंकि उनको भी ये संचार आया था। उसके बाद यदि दूसरे साइड में जाएं तो एक तो उन्होंने एक कंसेप्ट लाया कि विदेह का मतलब ज़्यादा जरूरी सिर है, बॉडी उतना जरूरी नहीं, शरीर जरूरी नहीं। लेकिन जब बुद्धा है तो बुद्धा ने वो देखा कि ये जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उनको जो अपर कास्ट के लोग हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं वो जानवरों से ज़्यादा वर्ष था। तो उन्होंने बेसिकली ही वांटेड टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर पीपल। ये आप बुद्धा के समय की बात बता हाँ, रहे हैं। बुद्धा के समय की बात बता रहे हैं। तो उसके बाद वो एक कंसेप्ट लाए कि इनको हम लोगों के बराबर कैसे लाएं। दे वर नॉट ट्रीटिंग बोथ द पीपल एज ह्यूमन बीइंग एज इक्वल। बुद्धा की तरफ से ये सोच थी कि पूरी जनता को, मतलब इनके नज़दीक लाके जो है वो उसको बराबर करने का। नेचुरली ही वांटेड टू अपलिफ्ट दोज पीपल हु वर नॉट कंसीडर्ड एज ए ह्यूमन बीइंग। तो हाउ डू ही मैक्सिम देम टू कंसीडर? तो उन्होंने कंसेप्ट लाया कि भगवान ने सब जीव जंतु को बनाया, सब आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, सबों को भगवान ने बनाया, इसलिए सब भगवान के लिए बराबर है। भगवान कहें या ऐसी शक्ति कहें जिसने इस सृष्टि को बनाया और सबको बनाया, तो सब बराबर है। तो जब लोग ये मान गए कि ये पशु पक्षी सब बराबर हैं, तब उन्होंने कहा कि भाई पशु पक्षी सब बराबर हैं, तो ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बराबर क्यों नहीं? सेकेंड ग्राउंड के लॉजिक पर उन्होंने जब ये कहा तो लोगों को बात समझ में आई कि ये बराबर क्यों नहीं है। अब बराबर यदि हैं तो लोगों को प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी जनता, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम था आर्यन एंड देवदियंस, क्योंकि इंडिया के ओरिजिनल सिविलाइजेशन आर्यंस नहीं थे। आर्यंस मिडिल ईस्ट से आए थे, कहीं यूरोप और एशिया के बीच की जगह से आए थे, और उन्होंने इंडिया पर कैप्चर कर लिया। तो इंडिया में उससे आने वाली पहले की जो पॉपुलेशन थी वो स्लेव बन गए, और उन स्लेव को इन्होंने स्लेव ट्रीट किया, यहीं के लोगों को स्लेव की तरह ट्रीट किया गया। क्योंकि स्लेव भी जरूरत था, उनको काम करने के लिए तो स्लेव चाहिए। जो बुद्धा स्लेवों को अपलिफ्टमेंट करते थे, तो उनको स्लेव न ट्रीट किया जाए, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन बनाया और उसको कहा कि यदि ये सब लोग, आदमी जानवर सब बराबर हैं, तो ये आदमी क्यों बराबर नहीं है? तो लोगों को मानना पड़ा। लेकिन लोगों को मानने के बाद भी जो लोग थे वो सोचते थे कि ये कभी तो प्रोटेस्ट करेंगे, ये आकर के हमसे हम अधिकार मांगने लगेंगे। तो अधिकार ना मांगे, तब बुद्धा ने सोचा कि इन लोगों को कहा जाए कि आपका दुखों का जड़ जो है इच्छा, इच्छा सब दुखों का जड़ है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो अपने पुस्तक में बिहार गरीबी संघर्ष समस्या के बारे में जो आपने अध्यात्म को के अध्याय में जो आपने ये कहा, संतोषम परम सुखम, उसका गरीबी से और आप जो बता रहे हैं उसका ये क्या संबंध क्या है? अब जैसे देखिए, संतोषम परम सुखम बुद्धिज्म नहीं लाया था, ये हिंदुइज्म का पार्ट था। संस्कृत के शब्द है, हिंदुइज्म के स्टार्ट से आया था, क्योंकि बुद्धिज्म के टाइम में बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज उतना प्रोमिनेंट नहीं था, पाली चलती थी। तो ये जो संतोषम परम सुखम वाज ए कमिंग फ्रॉम हिंदुइज्म रिलीजन। तो सवाल उठता है कि यदि आप कुछ चाहते हैं और नहीं मिल रहा तो असंतोष है। असंतोष है तो आपका मन काम करने में नहीं लगेगा।
इसलिए लोगों को बोला गया संतोषम परम सुखम, मतलब जितना मिल जाए उसमें खुश रहो, मगर आप अपनी वो इच्छा को कम करिए। ये शिक्षा बुद्धा की थी, नहीं, ये शिक्षा हिंदुइज्म की थी। हिंदुइज्म की। हाँ, संतोषम परम सुखम बुद्ध का पाठ नहीं था। हिंदुइज्म वाले टेलिंग कि आप अपनी इच्छा को कम करो, जितना है उतना में खुश रहो। बुद्धा वेंट ए स्टेप फर्दर, ही सेज आप अपनी इच्छा को मार दो, आपकी इच्छा ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। जब इच्छा नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, वो पहले तो दूसरी बात है। वो पहले उनकी समस्या थी कि यदि आपकी इच्छा होगी तो आप इच्छा के लिए लड़ोगे। इच्छा के लिए लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? जो आर्यन है उनसे लड़ोगे, और आर्यन से आप लड़ नहीं सकते हो। तो आपको और आर्यन के बीच में मीटिंग कैसे कराई जाए? रूलर एंड रूल्ड के बीच में मीटिंग कैसे कराई जाए? ये बहुत बड़ी समस्या थी। तब उन्होंने बोला कि इनकी इच्छा यदि कम हो जाए तो लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि आप उठ के जाना चाहते हैं कहीं, कब जाएंगे? जब आपको इच्छा होगी उठने की, तभी तो जाएंगे। जब इच्छा शक्ति का स्रोत है, माने दिमाग में जो इच्छा आती है वो आपको बॉडी को शक्ति देती है चलने के लिए या कुछ काम करने के लिए। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आपके बॉडी में एक्शन की कमी हो गई। तो ये जो बॉडी विदाउट इच्छा, बॉडी विदाउट माइंड, विदाउट इच्छा, माइंड है, माइंड का दो फंक्शन है। माइंड का एक फंक्शन है कि हमने आपको बोला ऐसा करिए तो आप जाके कर दीजिए, आपकी इच्छा नहीं है वो करने की, लेकिन इंस्ट्रक्शन देने वाला आदमी बोल रहा है कि आप ऐसा करिए, आप गाय बैल चराइए, आप खेती करिए, तो आप करेंगे। लेकिन यदि आपकी अपनी इच्छा है तो बोलेंगे कि हम क्यों करें। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि इच्छा को ही किल दो। जो संतोषम परम सुखम से एक स्टेप फर्दर चले गए। वो कर्म करने के लिए कर्म करने की जरूरत ही नहीं। कर्म जो बोला जाए वो करे, जो आपकी अपनी इच्छा से नहीं करिए। तो ये जो कंसेप्ट हुआ, ये कंसेप्ट इतना बढ़ गया कि बाद में जो बुद्धिज्म रिलीजियस आई मीन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीजन हो गया, एडमिट कर लिया। तो लोगों को क्या है, यदि आप कुत्ता को मारिए तो लोगों का हाथ काट दिया जाता था। तो ये इतना दूर से आगे बढ़ गया। तो फिर दूसरी सिस्टम आई जो बादशाह ने लेके आए कि शरीर की भी जरूरत नहीं। भगवान ने तो शरीर किस लिए बनाई है? मल्टीप्ले बने, रीजनरेशन के लिए। पेड़ पौधा रीजनरेट करता है, जानवर रीजनरेट करता है, आदमी अपने आप को कैसे रीजनरेट करता है? आदमी अपने आप को इच्छा सेक्स के थ्रू रीजनरेट करता है, जिसके लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। वो शरीर को, शरीर और दिल चाहिए। शरीर और दिल मिलकर के आप तो आदमी जनरेट कर सकते हैं। तो एक तीसरा कंसेप्ट आया। तो ये कंसेप्ट से बाद में भी ये भी एक रिलीजन बन गया जिसको तांत्रिज्म कहते हैं, और बाद में यूरोप तक चला गया, जहाँ पर यूरोप को जाके हरे रामा हरे कृष्णा का पिक्चर देखा होगा आपने, उसको क्या बोलते थे, हिप्पी। हिप्पी रिवोल्यूशन जो हुआ वो तांत्रिज्म रिवोल्यूशन का दया हुआ। तो ये सारे कंसेप्ट बिहार से ही जनरेट हुए, और सारे का असर एज कंपेयर टू ऑल अदर प्लेसेस बिहार के लोगों पर ज़्यादा है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं बिहार में आम जनता की गरीबी की। आम जनता की गरीबी की, यदि गरीबी से हटने की इच्छा नहीं है तो आप क्या कर लेंगे? लेकिन उसे सपना तो तभी देख पाएंगे जब उसकी कल्पना कर पाएंगे। कल्पना तब कर पाएंगे जब उसके बारे में सोचेंगे, और सोच तब पाएंगे जब सोचने की आपको जरूरत पड़ेगी। बुद्धा सेठ की इच्छा को मार दीजिए, सोचिए ही नहीं। संतोषम परम सुखम वाच के ठीक है, इच्छा को कंट्रोल करिए। ही वेंट अ स्टेप की इच्छा को किल करिए, क्योंकि इच्छा ही आपके प्रॉब्लम है। और ये यदि चला गया तो ये चीज तो कंसेप्ट चला गया, हजारों साल से रहा। तो हजारों साल का ये जो है, आज लोग जो बोलते हैं कि आप रिजर्वेशन हटा दीजिए, तो जो हजारों साल से दिमाग में आ गया उसको 2 दिन में कैसे हटा देंगे आप? सवाल उठता है कि आज के दिन में भी रिजर्वेशन, हमें एक ज़माने में मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो हमारे सीट के बगल में एक नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल बैठे थे।
तो उनसे बात हो रही थी कि नवोदय विद्यालय तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके यहाँ तो सब सेलेक्टेड बच्चे जाते हैं, कंपीट करके बच्चे नवोदय विद्यालय में इंस्क्रिप्ट करते हैं, तो अब आपको क्यों समस्या है? बोलता है नवोदय विद्यालय में हमें रिजर्वेशन वाले बच्चे भी लेने पड़ते हैं, और रिजर्वेशन वाले और विदाउट रिजर्वेशन वाले को 2 क्लास में हम नहीं रख सकते, उनको एक ही क्लास में रखते हैं। तो एक क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो आधे बच्चे समझते हैं, आधे बच्चे नहीं समझते हैं। और यदि आधे बच्चे नहीं समझने वाले के लेवल में हम पढ़ाते हैं तो आधे बच्चे जो समझते हैं वो मास्टर साहब का पिक्चर बनाते हैं, वो सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो ये समस्या जो है कि जो बच्चा है स्कूल में वो फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन में है, सेकंड जनरेशन एजुकेशन में है, थर्ड जनरेशन एजुकेशन में है, लेकिन फोर्थ। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जो ये सिद्धांत बुद्धा ने बताया, संतोषम परम सुखम, नहीं, बुद्धा नहीं, हिंदुइज्म में बताया। हिंदुइज्म में जो ये सिद्धांत है, जी, हिंदुइज्म में आपने पहले भी करेक्ट किया था, इस सिद्धांत के अनुसार तो आलसी हो जाएगा। और आप जो बात कर रहे हैं बिहार गरीबी संघर्ष समस्या, संघर्ष का मतलब है मेहनत करना, कुछ और आगे बढ़ना, और आप उसी सिद्धांत को जो हिंदुइज्म में बताया गया है उस सिद्धांत को बिहार के लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। और जब वो जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वहाँ के लोग आलसी हैं। वो जो सिद्धांत है संतोष परम सुखम, कि संतोष में रहिए, इच्छा ही मत करिए, एक सिद्धांत ये हो गया। उस सिद्धांत में जब आदमी संतोष में रहेगा, वो कोई इच्छा नहीं करेगा तो कुछ करेगा ही नहीं, प्रगति नहीं होगी। चांद को अगर हम कह दें कि चांद पर जा ही नहीं सकते तो जाते ही नहीं। वही तो बड़ी अच्छी जोक आजकल आ रही है कि पाकिस्तान के लोग खुश हैं कि उनके झंडे में चांद और सितारा है, हिंदुस्तान के लोग क्यों है कि चांद पर हिंदुस्तान का झंडा है। तो झंडे पर चांद और सितारा से भी खुश हो जाते हैं। हाँ। सवाल उठता है कि हम तो ये इस किताब में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये समस्या है या नहीं है, समाधान हो जाएगा। नहीं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमारे सामने 2 चीज़ें आई। एक तो चीज़ आई कि संतोषम परम सुखम, कि संतोष में ही आप रहिए, और दूसरी आई कि कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए, जो गीता में है जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपने अपना कर्म करिए, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। जी। आप व्यक्तिगत रूप से जब आपने बिहार की गरीबी के बहुत सारे फैक्टर्स को चिन्हित किया है तो आप व्यक्तिगत रूप से किस चीज़ से प्रभावित हुए कि इन दोनों सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत कि कर्म करना चाहिए या आप जो है जो कुछ मिल गया उसी से संतोष करें? भाई देखिए, गीता का ही जब बात किया तो आप देख लीजिए, अर्जुन ने तो युद्ध करने से मना कर दिया था, तब उनको ये बोलना पड़ा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। कोई भी मरता है, हाँ, चाचा ताऊ रिश्तेदार, हाँ, बोलते सब रिश्तेदार हम क्यों मारे। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये समस्या बिहार की गरीबी से रिलेटेड है या नहीं है। मैं इस पर आपकी ओपिनियन चाहता हूँ, जनता पढ़ने वालों की। समाधान तो हर चीज़ का है, कोई दुनिया में समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, लेकिन क्या वो समस्या है या नहीं है। मेरे समस्या से ये एक समस्या हो सकती है, क्योंकि अब इसी चीज़ की एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह तो बिहार में ही पैदा हुए थे, और वो क्या पंजाब में लेके गए कि अपने हक के लिए लड़ो। पंजाब के लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं उसी बिहारी के कहने से, अब बिहार के लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं। हक ही नहीं है। हक तो तब है ना कि जब इच्छा हो। शक्ति तो इच्छा शक्ति बोलते हैं, शक्ति इच्छा से आती है। यदि इच्छा ही नहीं है आपके पास तो शक्ति कहाँ से आएगी। तो सवाल है कि यदि ये समस्या है तब इसका समाधान हमें सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा, लेकिन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे समझ से ये एक प्रॉब्लम है,
अब इसका समाधान क्या है वो दूसरी किताब में हमें डिवाइन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें दूसरे सब्जेक्ट पर जाना पड़ेगा जो हमारी दीप्ति जी कर रही थी। सवाल उठता है इच्छा एक आदमी की, सोशल लैक कहता है इच्छा एक सोसाइटी की। जैसे 100 आदमी है, 1000 आदमी है, 10 करोड़ आदमी है, 10 करोड़ आदमी की इच्छा दूसरी चीज़ है, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर की इच्छा दूसरी चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की इच्छा दूसरी चीज़ है, लेकिन 10 करोड़ के आदमी की मिली जुली इच्छा क्या है, उस पर असर पड़ेगा ना कि 10 करोड़ आदमी की मिली जुली इच्छा क्या है। उसको सोशल लैंग्वेज में सोशल लैक कहते हैं। लेकिन क्या ये दोनों सिद्धांत व्यक्ति को या जनता को आलसी नहीं बनाते? जैसे कि कोई व्यक्ति एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, वहाँ से कोई जा रहा था, उसने उससे कहा कि तू लेटा क्यों है, जाके मेहनत कर। तो उसने कहा उससे क्या होगा, तुझे पैसे मिलेंगे, पैसों से क्या होगा, मुर्गी खरीदना, उसके बाद जो है तुम बहुत अमीर बन जाना। उसने कहा उसके बाद क्या होगा, क्या आराम से सोना, अरे सो तो रहा हूँ मैं, वो सब मैं करूँ उसकी बजाय जो अंत में होगा वो तो मैं अभी कर ही रहा हूँ, वो तो आलसी। तो उसी तरीके से जो आपके भाग्य में है उसी का तो सिद्धांत है कि अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसके भाग्य में जो है वो ही मिलेगा, वो व्यक्ति वो मान ले, और जो संतोषम परम सुखम है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और तीसरा कर्म कर इच्छा मत कर, कि कर्म से क्या होगा, एक किसान खेत बो रहा है, वो खेत बो दे, फसल हो या ना हो। ये तीनों सिद्धांत तो एक ही हैं जो बिहार के लोगों की गरीबी से इससे कहीं जुड़ते हैं। तो आप भी मानते हैं कि जुड़ते हैं? लेकिन मैं तो एक समस्या है कि नहीं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और उस पर आपकी और पब्लिक की ओपिनियन उस चाहता हूँ। समस्या के साथ तो आप संघर्ष की बात कर रहे हैं ना, कि संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। गरीबी हटाने के लिए सरकार संघर्ष कर रही है, वो संघर्ष वर्ड है। लेकिन मैं है कि गरीबी की समस्या क्या है, गरीबी की समस्या यदि हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर लें तो सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन यदि हम मानते हैं कि ये समस्या ही नहीं है, जैसे कि हजारों साल से चला आ रहा है, हम बोले कि वही समस्या है, तो हो सकता है कि 10 करोड़ में से 9 करोड़ लोगों की वही समस्या नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ जो श्रोतागण है कि वो क्या मानते हैं कि ये समस्या है, वो कमेंट बॉक्स में हाँ, लिख सकते हैं। इसके सवाल जवाब दे दीजिए। हाँ। समस्या का समाधान है, लेकिन समस्या यदि हम मानते हैं तो, यदि समस्या ही नहीं मानते हैं तो हो सकता है गलत समाधान आ जाए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं तो वो सपने लोगों को दिखाने पड़ेंगे जो कि उसके लिए लोगों की एनर्जी बने, कर्म करें, उसके साथ ही साथ वो इच्छा भी करें कि उस कर्म का जो फल है वो ज़रूर से ज़रूर अच्छा मिलेगा। और यदि उस फल के मिलने में कहीं कोई रोड़ा, कहीं पत्थर, कहीं रुकावट आती है तो उसके हटाने में भी उनकी कोशिश रहेगी जिससे उनको फल मिले। इनसे ये जो 3 सिद्धांत हैं, एक तो सिद्धांत आलस का हुआ, पड़े हुए सो रहे हैं कि जी पैसा आ जाएगा तब भी मुझे सोना तो है, सो रहा हूँ मैं, मेहनत क्यों करूँ। दूसरा है कि आप मेहनत करिए, फल की इच्छा मत करिए, कि अगर मैं फल की इच्छा नहीं करूँगा तो मेहनत क्यों करूँगा। और तीसरा जो है आपने जो बताया, जो इसमें दिया इस पुस्तक में, कि संतोषम परम सुखम, कि संतोष ही परम सुख है, जो भाग्य में है वो तो मिलना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत रोचक दृष्टांत बताना चाहूँगा जो लगभग सभी लोगों के जीवन में आता है, कि बैंक में गए, उन्होंने लॉकर लिया और लॉकर लेके मैनेजर ने चाबी दी, ये आपके लॉकर की चाबी है। उसने लगाई चाबी
लॉकर खुला नहीं। तो मैनेजर ने कहा कि ऐसे नहीं खुलेगा, मेरी भी चाबी लगेगी। मतलब ये कि कर्म के साथ भाग्य। क्या आप मानते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों चाहिए, या आप मानते हैं कि सिर्फ कर्म करना है, भाग्य की चिंता मत करिए कि आपके भाग्य में है या नहीं, वो तो मिलेगा ही? या भाग्य की बात आप मानते हैं कि जो भाग्य में है कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, भाग्य में जो है वो मिलेगा? आप क्या मानते हैं? देखिए, इस किताब में मैं क्या मानता हूँ, इसका दृष्टांत मैंने दिया नहीं और देने की मुझे इच्छा भी नहीं। मैं जानना चाहता फिर हूँ, इच्छा की बात आ गई। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 10 करोड़ आदमी जिस विचारधारा को लेकर के कितने जनरेशन तक ये चला है, मैंने इच्छा मत रखो, इच्छा को कंट्रोल करो, इच्छा को है संतोषम परम सुखम है, कृष्ण जी का वो कहना कि काम करो और इच्छा मत रखो, फल का इच्छा मत रखो। ये चीज़ सुनते सुनते कितने जनरेशन से पास करके आए हैं। यदि मैं उनको बोलूँ ये झूठ है, ये गलत है, तो क्या हमारी बात लोग मान लेंगे? हमारी समस्या वो है। लोग तो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मानेंगे ना, हाँ, अपने अनुभव के तो अनुसार वो यदि मानेंगे। वो है तो वो हम कैसे सॉल्व करें, वो हमें दूसरा प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या लोग हमारी 10 करोड़ लोग मान लेंगे क्या हमारे कहने से? हम तो बुद्धा नहीं है, ना हम जनक है। लेकिन लोग माने या ना माने, डॉक्टर के पास कोई जाता है कि मेरे को बुखार है, डॉक्टर ने एक बड़े सुंदर से शब्दों में बुखार का नाम बता दिया, क्या उतना काफ़ी है? दवाई तो उसे देनी है। अब आपने बड़े अच्छे अच्छे ढंग से बिहार की गरीबी की समस्या को शिनाख्त कर दिया कि इन इन वजहों से बिहार में गरीबी है, लेकिन दवाई तो आपको देनी पड़ेगी ना। नहीं, दवाई लेने की आपको इच्छा होनी चाहिए। जो दवा लेने आया है डॉक्टर के पास, उसको तो पहले ठीक होने की उम्मीद होनी चाहिए। यदि आपके पास ठीक होने की उम्मीद नहीं है, बोलेगे तो हो गया, हम खुशी हैं, तो हम दवा दे के भी क्या करेंगे यदि आप खाएंगे नहीं तो? तो फिर उसको उन फैक्टर्स को शिनाख्त करने की ज़रूरत क्या है कि मैं चाहता हूँ कि गरीबी। यदि पब्लिक एग्री करती है कि समस्या है तो उसका समाधान ढूंढा जाए। यदि पब्लिक नहीं एग्री करती है ये मानने के लिए, तो मैं इस सब्जेक्ट को डिलीट करके बाकी सब्जेक्ट पर काम करूँ। डॉक्टर एन.पी. सेन और डॉक्टर दीप्ति कुमारी की पुस्तक बिहार गरीबी संघर्ष समस्या के बारे में डॉक्टर सेन का कहना है कि उन्होंने गरीबी की समस्या के फैक्टर्स की शिनाख्त कर दी, किन वजहों से गरीबी वहाँ पर है। अब बिहार की जनता यदि इस बात को मानती है कि इन फैक्टर्स को दूर करने के लिए वो जो समाधान दे रहे हैं अपनी अगली पुस्तक में, उसके अनुसार काम किया जाए, सरकार उसके अनुसार काम करे, जनता उसके अनुसार काम करे, उन फैक्टर्स को दूर करे, तो बिहार में विकास का सूरज चमक सकता है। मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? जी हाँ, जैसे अभी इलेक्शन में जो आप बोल रहे थे, इलेक्शन में क्या हो रहा है, दो ही विषय पर बात हो रही है, पलायन और नौकरी। इस विषय पर समस्या का समाधान जो होगा तो मैं ज़्यादा विस्तृत विचार कर सकता हूँ, लेकिन दोनों की समस्या के सॉल्यूशन है। नौकरी, सरकारी नौकरी, नौकरी में भी सरकारी नौकरी कई टाइप के नौकरी होते हैं। नौकरी, सरकारी नौकरी जिसमें काम करो या मत करो तनख्वाह मिलता है, और काम न करो तो आपको बोनस भी मिलता है। काम करने पर बोनस नहीं मिलता। काम न करो तो क्या होता है कि आप फाइल बैठा लो, आप उस पर हैंडल मत करो तो लोग खुद ही फाइल निकलवाने के लिए आएंगे और पैसे भी देंगे। तो आपको वो नौकरी चाहिए जिसमें काम नहीं करने के पैसे मिलते हैं, या आपको वो नौकरी चाहिए जहां काम करके पैसे मिलते हैं? वो आपकी चाहत बदल। ये उनको उनके ऊपर निर्भर करेगा हाँ। जिन्होंने काम करना है। और कि फिर यदि सही काम ढंग से करने, काम करना है, हाँ, फाइलों तो को समय से क्लियर करना है। नहीं, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ।
जैसे थोड़ा सा और मतलब आगे जाइए, सबके अपने अपने काम हैं। नहीं सबसे आगे में पहला तो सरकारी नौकरी में मैंने बता हाँ। दिया, सरकारी नौकरी में पैसे मिलेंगे काम करो या ना करो, और ज़्यादा पैसे मिलेंगे यदि आप नहीं काम करोगे, इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए। जब प्राइवेट नौकरी जाते हैं तो दो तरह की प्राइवेट नौकरी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जो आप कंपनियों में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जो एग्रीकल्चर में इधर उधर आप काम करते हैं, डेली बेसिस पर काम करते हैं, जो प्लान करके हमारे लेबर जो पंजाब में इधर उधर जो जा रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी दो तरह के काम है, एक तरह का काम है जिसमें आपको पैसा मिलता है फॉर आवर ऑफ वर्क यू हैव डन, 8 घंटे आए आपने काम किया आपको पैसे मिल गए, 8 घंटे काम किया आपको पैसे मिल गए, कितना काम किया मेजर नहीं हुआ। एक है पीस रेट, मैंने आपको आना है इतना काम करना है, 10 काम करना है, 10 काम गिनाइए हो गया तो आपको मिल जाएगा। 10 काम आपने 5 घंटे में ही कर दिया तो 5 घंटे के बाद चले जाओ घर, या 10 घंटे का आपको वो बाकी काम जो आप कर रहे हो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, दैट इज नोन एज पीस रेट। इंडियन लेबर लॉ में अलाउड है कि आप आवरली रेट दे दीजिए या पीस रेट दे दीजिए या कम्बिनेशन ऑफ द बोथ। वो सवाल उठता है कि आप क्या चाहते हो, सरकार क्या चाहती है। लेकिन सवाल ये है डॉक्टर साहब, हम फिर उस पे आते हैं कि जब तक मुझे किसी अपने चाहत के बारे में ये नहीं पता होगा कि मेरी वो चाहत पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, जो कल्पना मैं कर रहा हूँ वो पूरी हो सकती है नहीं हो, तो मैं उस दिशा में काम कैसे करूँगा। अगर मुझे ये लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, अगेन मैं ये सोचता हूँ कि मैं राष्ट्रपति भवन में जाके रहूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं चांद पे जाके रहूँ, अगर मुझे ये अपनी जो कल्पना है या अपनी सोच है लगेगा कि हाँ मैं मेरी पूरी हो सकती है, तो मैं काम करूँगा ना। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना आपको कि आप खुश हैं इसलिए कि आपके झंडे पर चांद उतारा, खुश हैं तो खुश रहिए, हम कहाँ कहते हैं कि आप मत खुश रहिए। आप सवाल उठता है कि हम यदि खुश हैं झंडे पर तारा देख करके तो हम चांद पर झंडा फहराने की बात क्यों सोचेंगे। लेकिन मैं अगर चांद पे अपना तिरंगा झंडा फहराने की बात सोचता हूँ तो उससे पहले ये तो सोचना पड़ेगा ना कि मैं चांद पे जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ झंडा फहराने के लिए, या कोई जा सकता है नहीं जा सकता मेरा झंडा लेकर वहाँ फहराने के लिए। मेरी जो कल्पना है वो सच पहले हो सकती है नहीं हो सकती। आपकी इच्छा तो पता है कि आप झंडे पर चांद चाहते हैं कि चांद पर झंडा चाहते हैं। मेरी वो इच्छा तो उससे पैदा होगी ना कि मेरी कल्पना पूरी होगी नहीं होगी। नहीं, क्वेश्चन ये है कि आपकी कल्पना पूरी होगी कि नहीं होगी, ये तो डिपेंड करेगा आपको सोसाइटी। जैसे जो आप कुछ कल्पना करते हैं, रात में सोते हैं सपना आता है, कल होके वाइफ से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, ये सपना आया था, तो कई लोग बोलते हैं भूल जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो आप सपना देखते हैं उस सपना हो सकता है या नहीं हो सकता उसका डिबेट करते हैं नेक्स्ट डे करें। उसी तरह से ये सपना है, सोसाइटी में आप डिबेट करेंगे, वही तो फिर आ गया थिंकिंग आपकी कि ये थिंकिंग राइट है कि रॉन्ग है। माइंडसेट तो वहीं से शुरू हुआ, लेकिन सोच तो आपकी शुरू हुई, और तब आप कंपेयर करते हैं कि भाई जैसे कि एक ही चीज़ है, टीचर बोलती है कि इसका ये सॉल्यूशन है, आपके फादर बोलते हैं कि इसका ये सॉल्यूशन, बच्चा कंफ्यूज है, तो टीचर उसके सही है ये कि फादर father सही है। जी। अब इसका बिल्कुल समाधान ठीक। क्या है? इसका समाधान मदर तो है नहीं। चलिए हम अपनी चर्चा जो है यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने जीवन के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगा। मैं बहुत पैसे वाले या धनवान परिवार में पैदा नहीं हुआ। मैं एक गांव में पैदा हुआ, रोहतक के पास महम जगह है, वहाँ पर एक गांव है सामायन, वहाँ मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी वहाँ पैदा हुए, लेकिन पिताजी जो हैं वो दिल्ली आ गए, और उनका दिल्ली आना, काम करना, मेहनत करना आज मुझे बिहार से नेटवर्क के दर्शकों के सामने बिठाए हुए है।
कल्पना किसने की? पिताजी ने, कि यहाँ पर हमारे पास जो छोटी सी थोड़ी सी जो ज़मीन है वो हमारे खाने के लिए पूरा अनाज पैदा नहीं कर पाती, तो मैं और ज़्यादा कमाऊँ। राजधानी में आए, अपने परिवार के लिए उन्होंने किया, अपनी माँ के लिए, मेरी दादी के लिए गांव में वो पैसा भेजते थे। कल्पना किसने की? उन्होंने की। कर्म किसने किया? उन्होंने किया। उसका फल हम खा रहे हैं। उन्होंने इच्छा की कि वो धन कमाएं, उन्होंने धन कमाया। तो यहाँ हमारे वो जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम एक बार फिर नज़र डालें तो हम ये देखेंगे कि जहाँ इच्छा ज़रूरी है, उसे पूरा करने के लिए कर्म ज़रूरी है। और जब हम इच्छा करेंगे, जैसा आपने कहा, वो एनर्जी बनेगी। कर्म करेंगे उसे पूरा करने के लिए, तो वो पूरा होगा और हम अपने देश का तिरंगा चाँद पे लहरा पाएंगे। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ अपने श्रोताओं से, दर्शकों से इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर अनुरोध करूँगा कि बिहार से नेटवर्क जिस भी दर्शक, जिस भी श्रोता ने, जिस भी प्रशंसक ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अपने सुझाव दें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। एक मैं और अपनी तरफ से श्रोताओं को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर ज़रूर अपना विचार दें कि ये जो माइंडसेट है, संतोषम परम सुखम, ये इसका रिलेशनशिप इनकम से है या नहीं, और यदि है तो आप सोचते हैं प्रॉब्लम है या नहीं, ताकि उसका समाधान में ढूंढें। खाली संतोष करना ही काफ़ी है? हाँ। या मेहनत भी करनी चाहिए? नहीं, ये कल्पनाएं करें, मैंने डू इच्छाएं। यू एग्री विद द संतोषम परम सुखम जो हिस्ट्री से चला आ रहा है? डू यू एग्री विद द गीता? डू यू एग्री विद बुद्धा सेइंग? इफ यू एग्री कि इट इज ठीक है तो समाधान करने की जरूरत नहीं है, समस्या का समाधान करने की जरूरत नहीं, समस्या ठीक है, समस्या अच्छी है। कम से कम सुख दे रही है। हाँ, आप सो रहे हैं भाई, आप काम करके भी सोएंगे ही जो आपने बताया, पैसा कमा के भी सोएंगे ही आप। तो सो लीजिए। सो लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।